गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत मॉडल ऑफ एटम कर चुके हैं। अब आपके पास है सक्सेस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम सक्सेस के अंदर या आप ये लगा सकते हो यूजफुलनेस या मेरिट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो पहला क्या था? पहला इसका रहता है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जो रदरफोर्ड था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था किसको, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को। उसने ये तो बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ। और उसके साथ साथ जो मैक्सवेल था उससे ये हो गया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो कॉन्टिन्यूसली किसको करता है, एनर्जी को लॉस करता रहता है। लेकिन बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ने आपको पहला ही पोस्टुलेट दिया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। और साथ में बोला था कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट के अंदर क्या करता रहता है, मूव करता है, तो वो ना तो एनर्जी का लॉस करता है और ना ही एनर्जी जो है उसका क्या करता है, गेन करता है। तो सबसे पहला उसका मेरिट था स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसमें आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, so long an electron moves in a given orbit, it neither emit nor absorb any energy. Electron revolve in an orbit, neither absorb nor emit एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा अपने आप और ना ही एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। सो एटम इज स्टेबल। एटम जो है वो आपका क्या है बेटा, स्टेबल। सेकेंड, अब एनर्जी की बात आ गई तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से क्या हुआ था, उसने एनर्जी को कैलकुलेशन सिखा दिया था। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट of single electronic system like H atom, He positive ion और Li2 positive ion, इनकी एनर्जी को क्या सिखा दिया था, कैलकुलेशन। देखिए अपने पास फॉर्मूला प्रोवाइड किया था, En इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर Me4 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। यहाँ पर m जो है वो आपका है बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, Z एटॉमिक नंबर, H जो है वो आपके पास है प्लैंक्स कांस्टेंट,
समझे, और n नंबर ऑफ ऑर्बिट, कि किस ऑर्बिट का आपको ये कैलकुलेट करना है। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वेरिएबल नहीं है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वेरिएबल नहीं है, प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल है। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास क्या है, आप मास h और e का वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो En इज इक्वल टू मास और पाई का वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 × 3.14, इसका क्या हो गया स्क्वायर, इंटू 9.1 × 10⁻³ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10⁻⁻19 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इंटू z² डिवाइड बाय n² ऐसे ही रहेगा क्योंकि वेरिएबल है, इंटू आपके पास है h², h का वैल्यू होता है 6.625 × 10⁻34 और इसका स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, तो ज़्यादा नहीं, इसको जब कैलकुलेशन में आते हैं ये आएगा आपके पास जूल पर एटम, कैलकुलेट करते हैं तो माइनस का साइन है, En इज इक्वल टू -2.18 × 10⁻⁻18 इंटू z² डिवाइड बाई n², ये आती है बेटा किसमें, जूल पर एटम। और एनर्जी जो है वो अपने पास जूल में भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में भी हो सकती है, और आपको पता है कि अब जूल को अगर कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में, अपने पास वैल्यू क्या आया है, En इज इक्वल टू -2.18 × 10⁻⁻18 इंटू z² डिवाइड बाई n², ये वैल्यू किस में है, जूल पर एटम। इसको कन्वर्ट करो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में, और अपने को पता है कि 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। डिवाइड कर दो, En जो है वो अपने पास जो आएगा बेटा वो आता है -13.6 डिवाइड बाई n² इंटू z² इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ये एनर्जी आएगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, किस ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में, किसमें, इन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। अब यहाँ से क्या करते हैं, En इज इक्वल टू -1312 डिवाइड बाई n² इंटू z², ये होती है बेटा किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट को कन्वर्ट किया किलो जूल पर मोल में। तो एनर्जी की अपने पास 3 वैल्यू आ गई। अगर आपको जूल में पुट करना पड़े, जूल में पूछे, तो फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, फर्स्ट वाला, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में तो सेकंड वाला, और किलो जूल पर मोल में तो थर्ड। आई बात समझिए, जैसे कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम if calculate the energy of electron of hydrogen atom in first, second and third orbit। अब करना क्या है, इन